ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सबका राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक पे स्वागत है। पिछले दिनों हमने राजनीति विज्ञान के कई टॉपिक्स पर चर्चा की थी और भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स किए थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हमने बात की थी, संविधान सभा के गठन और भारत के संविधान की प्रस्तावना पर हमने चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से थोड़ा सा हट के एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शीत युद्ध का दौर। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, शीत युद्ध दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत और युद्ध। तो शीत का मतलब होता है ठंडा। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो शस्त्र सज्जित शांति का युद्ध भी इसको कहा गया है। यह वैचारिक युद्ध था और कई बार ऐसी नौबत आई कि यह वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा। तो शीत युद्ध विचारों का युद्ध था और रेडियो से लेकर के अखबार बम का युद्ध इसको कहा जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना इस युद्ध का उद्देश्य रहा था। तो चलिए देखते हैं कि शीत जो शब्द है इसका मतलब होता है ठंडा, और यह शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से पहली महाशक्ति थी यूएसएसआर, इसको सोवियत संघ भी कहा जाता है, और दूसरी महाशक्ति जो उभरी थी यूएसए अमेरिका। इन दो महाशक्तियों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे, जो विचारधारा की लड़ाई थी, वो शीत युद्ध का कारण बनी। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शीत युद्ध की नौबत कहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ होकर के 1945 तक चला। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो जो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इन दो शहरों में अमेरिका ने परमाणु विस्फोट किए थे, जिसका कि सोवियत संघ ने कड़ा विरोध किया। इसके पीछे एक बात नियत थी कि अमेरिका ने परमाणु संपन्न होते हुए भी किसी को यह जानकारी नहीं दी कि उसके पास परमाणु हथियार है। और जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहरों में परमाणु बम गिराए, तो उसके बाद ही सभी मित्र राष्ट्रों को पता चला कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार भी हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, वो दो पक्ष थे। एक थे मित्र राष्ट्र और जो दूसरा गुट था वो था धुरी राष्ट्रों का। तो मित्र राष्ट्र, इसके जो महत्वपूर्ण देश थे फ्रांस और ब्रिटेन। इसके अलावा धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे। तो मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने लड़ा था, इनका साथ अमेरिका और रूस ने दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देश थे। तो धुरी राष्ट्रों में इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 6 और 9 अगस्त को, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों में 1945 में परमाणु बम गिराए थे। तो यहाँ से लगभग द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। क्योंकि मित्र राष्ट्रों के साथ ही अमेरिका और रूस भी मित्र राष्ट्रों का साथ दे रहे थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः एक बार वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ होगी, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियों के रूप में दोनों देश उभरे थे।
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सोवियत संघ हो। अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में जो शीत युद्ध का प्रारब्ध है, अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का प्रारब्ध 1917 से मानते हैं, जो कि आपको ज्ञात होगा कि 1917 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी रूस में, जिसका नेता था लेनिन, जो कि एक साम्यवादी नेता था। तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होती है और साम्यवाद की स्थापना होती है। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये वही लेनिन है जिसका आगे भारत में जो शहीद हुए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, इन लोगों ने भी लेनिन से ही क्रांति की सीख ली थी। तो साम्यवादी सरकार बनने के बाद अमेरिका को ये लगा कि पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार और प्रसार होने लगेगा। तो 1917 से ही शीत युद्ध का प्रारब्ध अधिकांश विद्वान मानते हैं। क्योंकि साम्यवादी सरकार की स्थापना तो 1917 में हो गई, क्योंकि जो शीत युद्ध प्रारंभ होता है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1946 के लगभग, तो वहाँ पे दो विचारधाराओं का युद्ध होता है। शीत युद्ध जो है असली में वो दो विचारधाराओं का युद्ध है। पहली विचारधारा है पूंजीवादी, और दूसरी विचारधारा है साम्यवादी। इन दो विचारधाराओं का ये शीत युद्ध है। पूंजीवाद का समर्थक यूएसए और साम्यवाद का समर्थक यूएसएसआर। तो इतिहास के बाद हम आगे देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया, इसके बाद जो मित्र राष्ट्रों का साथ दे रहे थे, ये दोनों ही देश, चाहे वो यूएसए हो या यूएसएसआर हो, तो इनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई स्थापित होगी कि कौन सी विचारधारा महान है, या कौन सी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, या किस विचारधारा को विश्व के अन्य देशों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा हो या चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो। इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद होता है 5 मार्च 1946 से। ये वो तिथि है जो शीत युद्ध के लिए आग में घी डालने का काम इस घटना ने किया। ये 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये वही चर्चिल है जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को, जब मुस्लिम लीग उस बैठक में उपस्थित नहीं हुई थी, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ये संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये वही विंस्टन चर्चिल है। तो 5 मार्च 1946 को विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका का एक शहर है फुलटन नगर में एक बयान दिया था, जो सार्वजनिक बयान था, जिस पर कि उन्होंने फुलटन भाषण में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि लोहे का जो डंडा गिर रहा है, या लोहे की जो दीवार गिर रही है, या साम्यवाद का जो प्रचार हो रहा है या प्रसार हो रहा है, उसको रोकने के लिए विंस्टन चर्चिल ने बयान दिया था कि आंग्ल अमेरिकी एकजुटता की बात विंस्टन चर्चिल ने की थी। और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि आंग्ल अमेरिकी एकजुटता बहुत अनिवार्य है, और इसके साथ ही कि जो ईसाई धर्म है, जो ईसाई लोग हैं, उन लोगों को एकजुट होकर के इस जो लोहे की दीवार है इसको गिराना चाहिए, या इस लोहे के डंडे को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। इसका जो विंस्टन चर्चिल का जो बयान था, लोहे की दीवार या लोहे का डंडा जो इन्होंने कहा है, वो साम्यवाद को कहा है, और साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने आंग्ल अमेरिकी एकजुटता की बात 1946 में अपने 5 मार्च के भाषण में फुलटन नगर में की थी। तो ये एक ऐसी तिथि है, ये एक इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ से जो शीत युद्ध है उसका पुनः प्रारंभ हो गया, या शीत युद्ध का प्रारंभ भी यहीं से 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से माना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसका यूएसएसआर ने विरोध किया, और उनको लगा कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जिसका कि नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, यूएसएसआर के जो प्रशासक थे स्टालिन, तो
तो स्टालिन ने फुल्टन के इस भाषण का विरोध किया और उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि जो यूरोपीय देश हैं या ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो पूरी तरह से साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं और साम्यवाद को कहीं भी पृथ्वी में पनपने देना नहीं चाहते हैं। तो स्टालिन ने इसके फुल्टन भाषण का विरोध किया और इस तरह से शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं कि इसके बाद शीत युद्ध में कई घटनाएं होती हैं, जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1947 में अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो ट्रूमैन बन चुके थे। रूजवेल्ट के बाद ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। तो उन्होंने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या था कि पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकना ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं जो आर्थिक मदद यूरोपीय देशों को दी जा रही थी उसमें ट्रूमैन सिद्धांत की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके बाद एक और घटना होती है 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना का शुभारंभ किया। मार्शल योजना बनाई गई, मार्शल योजना। और इस मार्शल योजना का भी उद्देश्य वही था कि पूरे विश्व में अमेरिका के ये साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकना इस मार्शल योजना का उद्देश्य था। और साथ ही साथ मार्शल योजना के तहत जो यूरोपीय जो देश थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली, जापान और जर्मनी लड़े थे और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका और यूएसएसआर भी या सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों में लड़ा था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत फ्रांस और ब्रिटेन की हुई, किंतु जीतने के बाद भी वो दोनों राष्ट्र लगभग समाप्ति की ओर हो गए, क्योंकि युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान और जनधन की हानि तो होती है, साथ में जो मानसिक दबाव भी होता है वो भी उभर कर सामने आता है। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की जीत के बाद भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ा। और साथ ही साथ इटली, जापान और जर्मनी जो थे, जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, वो तो लगभग पूरी तरह से समाप्त ही हो गए। तो 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना प्रारंभ की और इस मार्शल योजना में अमेरिका ने 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता यूरोपीय देशों को प्रदान की। ये वही यूरोपीय देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे और पूरी तरह से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत लगभग 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता अमेरिका ने प्रदान की। इसके बाद एक और घटना होती है आगे 1948 के बाद। इसी 1948 में 1948 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का केंद्र था वो यूरोप था और यूरोप का भी जो जर्मनी देश था वो शीत युद्ध का केंद्र बिंदु था। तो 1948 में क्या होता है कि यूएसएसआर ने जर्मनी की नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी का अर्थ यह है कि जो जर्मनी था, इधर था पश्चिमी जर्मनी और इधर था पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी जो था वो यूएसए के साथ था या यूरोपीय देशों के साथ था और पूर्वी जर्मनी जो था वो साम्यवाद के साथ था या यूएसएसआर के साथ था। तो चूँकि अमेरिका ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया जर्मनी के बर्लिन शहर में जाकर के अमेरिका ने जो पूर्वी जर्मनी है वहाँ पे साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अपने सैनिक संगठन स्थापित किए। तो इसका विरोध यूएसएसआर ने किया और यूएसएसआर ने इसके बदले में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी यानी कि जो बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। तो हुआ ये कि जो साम्यवाद के जो समर्थक थे पूर्वी जर्मनी वो यूएसएसआर के साथ चले गए और जो पश्चिमी जर्मनी जो कि यूएसए के साथ था या पूंजीवाद को समर्थन कर रहा था तो वो यूएसए के साथ चले गए। तो 1948 ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है जब बर्लिन की नाकेबंदी की गई। जर्मनी की नाकेबंदी यूएसएसआर के द्वारा कर दी गई और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया 1948 में। फिर क्या होता है आगे देखते हैं इसमें कि जर्मनी की नाकेबंदी के बाद शीत युद्ध फिर से अपने चरम पे आ पहुंचा और इसी क्रम में 1949 वो तिथि है जब अमेरिका ने एक सैनिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है नेटो।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में अमेरिका ने नाटो एक संगठन, सैनिक संगठन की स्थापना की थी, जो एक सैनिक संगठन था। और ये सैनिक संगठन में जो देश थे, सैनिक संगठन, वो पश्चिमी यूरोपियन देश इस सैनिक संगठन में, नाटो में सम्मिलित थे। तो नाटो की स्थापना का जो उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी तरह से विश्व में साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकना। और साथ ही साथ नाटो की एक बहुत महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि एक राष्ट्र पर हमला, एक राष्ट्र पर हमला तो सभी राष्ट्रों पर हमला। यानी कि नाटो का जो उद्देश्य था वो ये था, इसमें शुरुआत में 10, 11, लगभग 12 देश थे। और ये शर्त लगाई थी या ये उद्देश्य रखा था कि यदि नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके किसी भी एक राष्ट्र पर हमला होता है तो वह हमला सभी राष्ट्रों पर, यानी कि पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। और किसी एक राष्ट्र को दबाने की कोशिश की जाएगी तो बदले में नाटो के जितने भी सदस्य, नाटो संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी लोग उस राष्ट्र के बचाव के लिए पूरी तरह से सैनिक संगठन के रूप में उतर जाएंगे। तो नाटो की स्थापना 1949 में होती है। और यही वो तिथि है 1949 जब यूएसएसआर ने परमाणु प्रक्षेपण किया। यानी कि 1949 ही वह तिथि है, वही साल है जब सोवियत संघ भी परमाणु संपन्न देश हुआ और इसने परमाणु प्रक्षेपास्त्र अपने लॉन्च किए, परमाणु प्रक्षेपण किया। और इसके बाद जो शीत युद्ध जो था वो फिर से और ज़्यादा द्रुत गति से आगे बढ़ने लगा। क्योंकि आपको पता होगा, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1945 वो डेट है। 1945 जब जापान के 2 शहरों में अमेरिका ने परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइलें दागी थी, परमाणु विस्फोट किए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले परमाणु संपन्न देश 1945 में अमेरिका हुआ और उसके ठीक 4 साल के बाद 1949 में यूएसएसआर या सोवियत संघ ने भी परमाणु विस्फोट प्रक्षेपित कर डाला। तो इसलिए शीत युद्ध और आगे द्रुत गति से आगे बढ़ने लगा। तो 1949 में ये 2 घटनाएं हुई। एक तो नाटो की स्थापना अमेरिका ने की और दूसरा यूएसएसआर ने परमाणु विस्फोट किया। इसके बाद क्या होता है कि आगे बात आती है 1950 की। 1950 जब कोरिया में युद्ध प्रारंभ हो गया, कोरिया युद्ध 1950 जो कि 1953 तक चलता रहा। कोरिया युद्ध के बाद जो कोरिया जो देश था वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बढ़ गया। यहाँ भी वही चीज़, जो उत्तरी कोरिया था वो यूएसएसआर का समर्थक था और जो दक्षिणी कोरिया था वो यूएसए का समर्थक था। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे भी साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई आगे बढ़ी। उत्तरी कोरिया यूएसएसआर का समर्थक था और दक्षिणी कोरिया यूएसए का समर्थक था। तो इस युद्ध में जहाँ उत्तरी कोरिया में यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया तो वहीं दक्षिणी कोरिया का साथ देने के लिए यूएसए भी सामने आ गया। तो इस तरह से जो शीत युद्ध का जो शीत युद्ध को अगर और विस्तार से जाना जाए, शीत युद्ध था तो वैचारिक युद्ध, और शीत युद्ध के जो केंद्र बिंदु थे वो 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी, जो भीमकाय देशों की लड़ाई थी, यूएसए और यूएसएसआर की। किंतु जो शीत युद्ध से जो छिटपुट घटनाएं विश्व में होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने ये देश कभी भी नहीं आए, यूएसए और यूएसएसआर। इस काल में 1945 से लेकर के 1991 तक, रूस के, सोवियत संघ के विघटन तक 1-2 घटनाएं ही ऐसी होती हैं जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अन्यथा अधिकांश घटनाएं शीत युद्ध के काल में, शीत युद्ध के दौरान अधिकांश घटनाएं वो हैं जो अन्यत्र किसी अन्य देशों के का साथ देने के लिए या उनका बचाव करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने हित को साधने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने की दृष्टि से ये अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने आते हैं। इसीलिए शीत युद्ध जो है कभी भी गर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। हालांकि 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जब ये लगा कि फिर से तृतीय विश्व युद्ध की परिणति हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रों ने, दोनों ही महाशक्तियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। चलिए आगे देखते हैं
कि चूंकि यहाँ पे बात हो रही है शीत युद्ध की और यूएसएसआर और यूएसए की, तो इन दो विचारधाराओं की लड़ाई में विश्व में अनेक और घटनाएं भी होती हैं। तो 1950 में कोरिया युद्ध के बाद दौर आता है 1951 का, और ये एक ऐसा दौर है जब विश्व के अन्य देश भी, अन्य राष्ट्र भी धीरे धीरे साम्राज्यवाद के बंधन से, उपनिवेशवाद के बंधन से स्वतंत्र हो रहे थे। और इस स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं शीत युद्ध का भी प्रादुर्भाव था, और विश्व के जो एशिया के और अफ्रीका के जो गरीब देश थे या नए नए स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, वो शीत युद्ध की गर्मी को सह नहीं पा रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए धीरे धीरे आगे जा कर के, जैसे 1955 की एक डेट है जब एक बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ था। उस बांडुंग सम्मेलन में हालांकि चीन और पाकिस्तान वहाँ पर उपस्थित थे, जो कि शीत युद्ध में किसी न किसी गुट में शामिल देश थे। तो बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की भी नींव पड़ती है, और आगे जा कर के बेलग्रेड में 1961 में 1961 में गुट निरपेक्षता का शुभारंभ हो जाता है। गुट निरपेक्षता का की स्थापना 1961 में हो जाती है। तो चलिए हम बात कर रहे थे 1949-1950 की। तो जब 1949 में नेटो संगठन अमेरिका ने तैयार कर दिया, और 1950 में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद बात आती है 1954 की। 1954 ये एक ऐसी डेट है जब अमेरिका ने अपने पैर विश्व के अन्य जगह में, इधर दक्षिण जो पश्चिमी एशिया है और दक्षिण एशिया है, यहाँ भी अपने पैर प्रसारने प्रारंभ कर दिए। और 1954 में एक संगठन बनाया जो सीटो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी एक सैनिक संगठन था, सीटो। इसकी स्थापना 1954 में होती है। इसके एवज में 1955 में यूएसएसआर ने एक संधि संगठन बनाया जिसका नाम वारसा पैक्ट के नाम से भी ये फेमस है। वारसा की स्थापना यूएसएसआर ने 1955 में की, और जो सीटो संगठन है ये यूएसए ने 1954 में स्थापित किया। इस सीटो में आगे जाकर के पाकिस्तान भी शामिल हुआ। नेटो में तो पाकिस्तान शामिल था ही, और सीटो में भी पाकिस्तान शामिल हो गया। इसके बाद फिर 1955 में अमेरिका ने इसके एवज में एक और संगठन बनाया जिसका नाम है सेंटो। इसको सेंटो कहा गया, और इसका जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। तो इस तरह से जो प्रतिस्पर्धा का दौर था वो आगे चलकर भी बहुत भयंकर और भीमकाय रूप ले चुका था। आगे जाकर के बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी, जैसे कि 1960 में एक U-2 विमान कांड है। उसके बाद 1962 में क्यूबा संकट होता है, और इसके बाद क्यूबा संकट के दौरान एक यूएसए ने जो क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी, यूएसएसआर ने या क्यूबा ने, उनका मुंह अमेरिका की तरफ था। और उधर तुर्की में भी अमेरिका ने ऐसी जो परमाणु मिसाइलें लॉन्च की थी जिनका मुंह यूएसएसआर या सोवियत संघ की तरफ था। तो ऐसे करते करते आगे जा करके और ज़्यादा भयंकर रूप शीत युद्ध ने लिया। मुझे लगता है कि